A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our topic irrigation. तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। इरिगेशन के बाद हम ये जानेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, इरिगेशन में हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि कितने तरीक़ों से सिंचाई की जाती है हमारे भारत में। क्रॉपिंग पैटर्न्स में हम ये जानेंगे कि कितने तरीक़ों से अलग अलग क्रॉप्स को एक ही खेत में लगाया जाता है ताकि एक फसल ख़राब हो तो दूसरी बची रहे। ओके, तो ये सब हम क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह में देखेंगे। ओके, उसके पहले बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर सबसे पहले तो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब खेतों में तैयार किया जाता है। ओके, ये किसी फैक्ट्री वगैरह में तैयार नहीं किया जाता है। मैन्योर का मतलब होता है खाद। खाद प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। खाद को मिट्टी में डाला जाता है। मिट्टी में डालने से खाद में आ जाते हैं छोटे छोटे कीटाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी को सॉफ्ट बना देते हैं, पोरस बना देते हैं, जिससे पानी और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन उस मिट्टी में बहुत अच्छे से हो पाता है। जो भी प्लांट्स हम उस मिट्टी में लगाते हैं वो मिट्टी में वो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं इस मैन्योर या खाद की वजह से। ओके, मार्केट में बहुत महंगी महंगी खाद अवेलेबल होती है। ओके, किसान पैसे देते हैं इन खाद को ख़रीदने के लिए या फिर अपने खेत में खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। खाद को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों ढेर सारा गोबर, ओके, और प्लांट और एनिमल वेस्ट या फिर फ्रूट्स वगैरह के टुकड़े या फिर प्लांट के पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सारी चीज़ें एक गड्ढे में डाल दी जाती हैं और उसको सड़ाया जाता है। ओके, उसको सड़ाता कौन है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब फंगाई वगैरह। ओके, वो उसको सड़ा करके इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा बना देते हैं कि जैसे ही हम उस खाद को मिट्टी में डालेंगे और उस मिट्टी में अगर हम बीज को डालेंगे तो वो बीज तुरंत ही ग्रो करना चालू कर देगा, उससे प्लांट निकल आएगा। ओके, तो ये है मैन्योर। ओके, मैन्योर और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ओके, मैन्योर को सड़ा करके गोबर गैस भी बनाई जाती है। ओके, मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर में ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर आता है एंड ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और थोड़े न्यूट्रिएंट भी होते हैं मैन्योर में। ऑर्गेनिक मैटर ढेर सारा होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं थोड़े से। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर जो है वो तैयार किया जाता है एनिमल एक्सक्रीटा यानी एनिमल के एक्सक्रीटा जो वो एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिन और जो भी वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं उस चीज़ से यानी गोबर वगैरह से और प्लांट के वेस्ट से, प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे तैयार किया जाता है। अब फर्टिलाइज़र की बात करें अगर तो फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इस फर्टिलाइज़र में ढेर सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र खेतों में डाल दें तो खेत की जो नेचुरल क्या बोलते हैं फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ओके, उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है और उस पर जो प्लांट्स उगते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए फर्टिलाइज़र को टाइम टाइम से डालना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट के न्यूट्रिएंट हैं जो फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र क्या सप्लाई करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ्स। ये जो फर्टिलाइज़र हैं इससे बहुत अच्छी वेजिटेटिव यानी प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट की पत्तियाँ, टहनियाँ और फ्लावर वगैरह अच्छे से निकलते हैं जिससे हेल्दी प्लांट्स निकल पाते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर अ फैक्टर इन द हाई यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइज़र एक ऐसे फैक्टर होते हैं इन द हायर यील्ड, जो हायर यील्ड देते हैं यानी ज़्यादा पैदावार देते हैं और हाई कॉस्ट फार्मिंग देते हैं। फार्मिंग की हाई कॉस्ट देनी पड़ती है फर्टिलाइज़र में। ठीक है,
फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पर बात की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम, ये ऐसा फार्मिंग सिस्टम है विथ मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें कम से कम इस्तेमाल होता है केमिकल्स का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के रूप में, हर्बिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में बहुत कम इस्तेमाल होता है। एंड विथ अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, और मैक्सिमम इनपुट होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट का जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे स्ट्रॉ यानी भूसा, और लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा यानी गोबर वगैरह। कुछ बायो एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, और बायो फर्टिलाइज़र्स की प्रिपरेशन की जाती है। नीम की पत्तियाँ, हल्दी की पत्तियाँ जो हैं, इनको स्टोर किया जाता है, ग्रेन स्टोरेज, बायो पेस्टिसाइड के फॉर्म में, विथ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम का यूज़ करके, ठीक है। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आ जाते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल, ओके। ये क्रॉपिंग सिस्टम जो है ये बेनिफिशियल होता है किसमें? इंसेक्ट में यानी कीड़ों में, पेस्ट में, और वीट कंट्रोल में, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, ओके। अब इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, खेतों में पानी डालना। पानी के अलग अलग स्टोरेज होते हैं जहाँ से पानी को लाया जाता है, चाहे वो मोटर से, या फिर किसी इंसान द्वारा, या फिर जानवर का यूज़ करके, या फिर कोई दूसरे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके जिससे पानी को खेतों में डाला जाए, ओके, जैसे कुओं से, ओके। तो अलग अलग तरीके हमारे इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, और मैं हर एक लाइन को रीड करके उस लाइन के मतलब आपको समझा करके इस पैराग्राफ का मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। इरिगेशन, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड। आपको भी पता है कि हमारे भारत में ज़्यादातर जो खेती होती है तो बारिश पर डिपेंड करती है। बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। द सक्सेस ऑफ द क्रॉप इन मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून्स एंड सफिशिएंट रेनफॉल। अगर कोई किसान चाहता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो तो उसके लिए समय समय से बारिश का होना ज़रूरी है, ओके। और मॉनसून सीज़न का आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, और ये बहुत मैटर करता है, ओके। हेंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर। अगर मानसून अच्छे से नहीं आया, बारिश अच्छे से नहीं हुई बरसात के सीज़न में, तो उससे जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस। क्रॉप्स यानी फसलों को पानी मिलना चाहिए राइट स्टेजेस पे ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन, उनके ग्रोइंग सीजन पे। कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप्स। इससे क्या होगा कि किसी भी क्रॉप की एक्सपेक्टेड यील्ड बढ़ जाएगी, जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो सके, ठीक है। ड्राउट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। ड्राउट्स आते हैं यानी सूखा पड़ता है। ड्राउट्स का मतलब होता है अकाल या सूखा पड़ना। ये कब पड़ता है? जब मॉनसून अच्छे से नहीं होता है, बारिश अच्छे से नहीं आती हैं, तो खेत धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। खेतों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है। खेतों में जो प्लांट्स हैं वो सूखने लगते हैं, और धीरे धीरे वो प्लांट्स जब मर जाते हैं तो वहाँ पर सॉइल इरोजन वगैरह भी होने लग जाता है। ड्राउट poses a threat to रेन फेड फार्मिंग एरियाज़। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर एग्रीकल्चर यानी खेती मॉनसून पर डिपेंड करती है, ऐसी जगह अगर सूखा पड़ जाए तो वहाँ पर जो खेत हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। जहाँ पर फार्मर्स यानी किसान जो है वो इरिगेशन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रेन पर डिपेंड करते हैं, ओके। खेती के लिए सिर्फ और सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हैं।
लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल्स होती हैं, हल्की मिट्टियाँ होती हैं जो, उनके पास पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इन एरियाज़ विथ लाइट सॉइल, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर सॉइल लाइट है, ओके, क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड। जो क्रॉप्स हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं ड्राउट कंडीशन से। ओके, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़। साइंटिस्ट ने मिल करके कुछ ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप की हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, यानी जो किसी भी तरह की बारिश, गर्मी, ठंडी को झेलने के काबिल हैं। ऐसे बीज डेवलप किए हैं जो किसी भी मौसम को आसानी से झेल सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी सीड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इरिगेशन के अलग अलग तरीके देखेंगे जो हमारे भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपको भी पता है हमारे भारत में पानी के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाई वेरीड क्लाइमेट। और एक बहुत ऐसा क्लाइमेट है जो पल पल में एरिया वाइज चेंज होता रहता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए, वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है। आप नीचे साउथ में आ जाइए, हमेशा गर्मी पड़ती है। कोस्टल एरियाज़ में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। Under such conditions, several different kinds of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural land. इन conditions में अलग अलग तरह की तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके, वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, खेतों में पानी देने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो अलग अलग रिसोर्सेस क्या हैं जहाँ से पानी को ला करके और खेतों में डाला जाता है, उनको हम पढ़ते हैं। ओके, पहला रिसोर्स है वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। ओके, आपने खेतों में कुएं बने देखे होंगे। उन कुओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उन कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे पानी लेकर आकर खेतों में डाला जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल। दो तरह के कुएं होते हैं, एक जिनको खोदा जाता है और दूसरे ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या होता है, ज़मीन के नीचे गड्ढा किया जाता है, बोर किया जाता है। बोर मतलब होता है गड्ढा करना। ओके, 200, 250, 300 फीट गहराई की जाती है और एक मोटर डाला जाता है। वो मोटर पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऊपर की तरफ खींचता है। ओके, खींच करके पानी को आप तक पहुंचा देता है। ओके, उस मोटर का काम होता है पानी को ज़मीन से खींचना, उस कुएं में भरे पानी को खींच करके बाहर निकालना। और कुएं में पानी कैसे भरता है, ज़मीन के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वही पानी हम यूज़ करते हैं ट्यूबवेल से। ओके, अपने घरों में भी ट्यूबवेल होते हैं जिनके थ्रू हमें पीने का पानी मिलता है। ओके, और दूसरे जो कुएं होते हैं वो उनमें पानी भरा होता है, उनमें भी यही प्रोसेस होता है। जो ज़मीन के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है वो उन कुओं में धीरे धीरे झिर करके आता है। ओके, इन अ डग वेल, डग वेल में जो वेल खोदी जाती है, वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा। एक ऐसी लेयर होती है जिसको स्ट्राटा बोलते हैं। ओके, ज़मीन के नीचे एक ऐसी लेयर होती है, उस लेयर में पानी, वो पानी की लेयर होती है, वहाँ पर पानी भरा होता है। ओके, और वो जो पानी की लेयर है, वो पानी की लेयर, जब उस पानी की लेयर के ऊपर किसी गड्ढे को खोदा जाता है तो वो पानी उस गड्ढे में भरने लग जाता है। ठीक है, ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्राटा। ट्यूबवेल जो है वो नीचे मौजूद पानी के, बहुत ज़्यादा नीचे मौजूद पानी के सोर्सेस को लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ लिफ्टेड बाई पम्प्स फॉर इरीगेशन। इन कुओं से पानी को निकाला जाता है इरीगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए। कैनाल, कैनाल क्या होते हैं? दिस इज़ यूजली एन एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम। कैनाल जो है वो एक एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़ा इरीगेशन सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही बड़ा इरीगेशन सिस्टम है। बड़ी बड़ी नदियों
से बहुत बड़ी बड़ी नहरें बना दी जाती हैं। उन नहरों में नदियों का पानी आ जाता है और नदियों के पानी को एक ऐसे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पर पानी पहुँचाना मुश्किल था, तो वहाँ तक पानी को उन नहरों के थ्रू पहुँचाया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब से निकली है और पूरे राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो राजस्थान है वहाँ पर डेज़र्ट एरिया है, ओके, वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है। तो जहाँ पर पानी की कमी रहती है तो वहाँ तक पानी को पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो पंजाब में भाखरा नंगल करके एक बहुत बड़ा डैम है, वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल को निकाला गया है। एक ऐसी नहर बनाई गई है इंसानों द्वारा, उस नहर को राजस्थान तक लेकर आया गया है, ओके, और राजस्थान के उन एरियाज़ तक पहुंचाया गया है जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। और आज उन एरियाज़ में हरे भरे प्लांट्स निकल रहे हैं, ओके, क्योंकि बहुत आराम से वहां पर खेती हो पा रही है, सिंचाई हो पा रही है और उस ज़मीन का इस्तेमाल हो पा रहा है जो पहले रेतीली थी, बंजर थी, ओके। तो ये पानी लाना कैसे पॉसिबल हुआ? बहुत बड़े बड़े जो रिजर्वायर होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, उनसे एक साइड से एक नहर यानी एक नाली जैसी खोद दी जाती है। उस नाली में उन नदियों का पानी लेकर आया जाता है और उन नदियों के पानी को जगह जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। किससे? कैनाल से, ओके। आपने कैनाल देखी होंगी, बड़ी बड़ी नहरें जिनमें पानी भरा रहता है, ओके, वही होती हैं कैनाल, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, तो पहले मैं कैनाल को रीड कर देता हूँ। दिस इज़ यूजली एन एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत एलैबोरेट यानी बहुत बड़ा और एक्सटेंसिव होता है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स और फ्रॉम रिवर्स। ये जो कैनाल हैं इनमें पानी कहाँ से आता है? या बहुत बड़ी बड़ी नदियों से आता है या किसी रिजर्वायर से आता है। रिजर्वायर मतलब एक ऐसा सोर्स वाटर का जहाँ पर पानी भरा होता है, ठीक है। द मेन कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स। एक मेन कैनाल होती है जो सबसे बड़ी होती है, उससे बहुत छोटी छोटी अलग अलग कैनाल्स को अलग कर दिया जाता है या ब्रांच कर दिया जाता है, ठीक है। The main canal is divided into branch canals having further distributaries to irrigate field. खेतों की सिंचाई के लिए इन कैनाल्स का इरिगेशन किया जाता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होते हैं? इन एरियाज़ वेयर कैनाल फ्लो इज़ इनसफिशेंट। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कैनाल फ्लो जो होता है, कैनाल फ्लो का मतलब क्या होता है? जो पानी कैनाल से निकलता है वो इनसफिशेंट या इर्रेगुलर होता है। इनसफिशेंट मतलब वो पूरा नहीं होता है, ओके, अधूरा होता है या इर्रेगुलर फ्लो होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त रिजर्वायर रिलीज से। द लिफ्ट सिस्टम इज़ मोर रैशनल। लिफ्ट सिस्टम ज़्यादा सही से काम करता है। वाटर डायरेक्टली नदियों से निकाल लिया जाता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पर नदियाँ हैं उसके बगल से ही खेत बना दिए जाते हैं और वहाँ पर वाटर निकाल लिया जाता है, ओके। इन एरियाज़ वेयर कैनाल फ्लो इज़ इनसफिशेंट। ऐसी जगह जहाँ पर कैनाल नहीं पहुँचाई जा सकती या कैनाल का जो फ्लो होता है वो इनसफिशेंट होता है। इनसफिशेंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त नहीं होता है, ओके। बहुत ज़्यादा कैनाल का पानी की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उतना पानी आ नहीं पाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है? पानी को नदियों से डायरेक्टली निकाल लिया जाता है, ठीक है। उन एरियाज़ में निकाल लिया जाता है जो एरियाज़ नदियों के ज़्यादा पास में होते हैं, ठीक है। उन एरियाज़ में पानी को आसानी से निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला है टैंक्स। टैंक्स मतलब बड़े बड़े टैंक्स बना दिए जाते हैं। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। टैंक जो है वो छोटे छोटे स्मॉल स्टोरेज के रिजर्वायर होते हैं, ठीक है। वो ऐसे काम में आते हैं, खेतों में टैंक बना दिए जाते हैं और उन टैंक से निकाल करके पानी को खेतों में डाला जाता है, ठीक है। विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर रन ऑफ और स्मॉल कैचमेंट एरियाज। वो ऐसे टैंक बना दिए जाते हैं जो बहते हुए पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बारिश का पानी आया उसको स्टोर कर लिया इन्होंने, तो ऐसे टैंक बना दिए जाते हैं, ठीक है।
Fresh initiative for increasing the water available for agriculture include rain water harvesting and watershed management. जो फ्रेश इनिशिएटिव हैं, जो इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, नए नए तरीके, ओके, किस चीज़ के नए तरीके, वाटर एग्रीकल्चर के, ओके, पानी को सींचने के नए नए तरीके होते हैं, और वाटरशेड मैनेजमेंट के। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, उसके लिए आपको वाटरशेड पता होना चाहिए। वाटरशेड क्या होता है, देखिए सपोज़ करिए चोटिला के अगल बगल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आपके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपका घर बीच में एक ग्राउंड में है, उसके अगल बगल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब बारिश होगी तो उन पहाड़ों से जो पानी आएगा वो आपके एरिया में भरने लगेगा। तो अगर आपके एरिया में कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर उस बारिश के बहते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके, तो वो एरिया कहलाएगा वाटर शेड, ओके, क्योंकि वहाँ पर अगल बगल के पहाड़ों से पानी बहकर आ रहा है, उसको बोलेंगे वाटर शेड। और उसका मैनेजमेंट करना मतलब उस पानी को स्टोर करके रखना, ताकि गर्मियों में और उस समय पे जब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ओके, जब पानी की कमी हो जाती, तो उस समय पे वही पानी का इस्तेमाल किया जा सके जो वाटरशेड मैनेजमेंट के द्वारा आपने स्टोर किया है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स। इस तरीके में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, विच लीड टू एन इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर, और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है, ठीक है। द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। जो चेक डैम्स होते हैं उससे रेन वाटर जो है तो वो बहने से बच जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन, और उससे सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स मतलब क्या होता है, कितने तरीके से फसल को एक खेत में लगाया जा सकता है, ओके। देखिए आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, एक खेत है आपका, उसमें आपने 3 तरह की फसल लगाई, एक फसल में कीड़ी लग गई, 2 बच गई, ओके। अगर वही फसल आपने लगाई होती, एक ही खेत में पूरी सेम फसल लगाई होती, 3 अलग अलग नहीं लगाई होती, एक ही फसल आपने लगाई होती, तो उस पूरे में कीड़ी लग सकती थी, क्योंकि वो जो कीड़ा लगा है उस पर, वो उसी फसल को खाता है जिस पर वो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपकी 2 फसल बच गई, तो आपको फ़ायदा हो गया। अगर सेम फसल लगी होती उसमें तो आपको घाटा हो सकता था, ओके। तो इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न बनाए गए हैं, मतलब फसल को लगाने के अलग अलग पैटर्न बनाए गए हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, अलग अलग तरीके क्रॉप को उगाने के यूज़ किए जाते हैं मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही लैंड में, यानी एक ही खेत में लगाया जाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही खेत में लगाया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम, यानी गेहूं और चने को एक ही खेत में लगा दिया जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा कि सपोज़ गेहूं की फसल ख़राब हो गई तो चना ग्रो करेगा और वो फ़ायदा पहुंचा देगा, चने की फसल ख़राब हो गई तो गेहूं ग्रो करके फ़ायदा पहुंचा देगा। तो पूरी की पूरी फसल, पूरे के पूरे खेत में जो फसल लगी है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। या फिर आप एक ही खेत में गेहूं और मस्टर्ड को लगा सकते हो, यानी गेहूं और मूंग को लगा सकते हो, ठीक है, या मूंगफली को लगा सकते हो, ठीक है। गेहूं और सरसों को भी एक ही खेत में लगा सकते हो, मूंगफली और सनफ्लावर को एक खेत में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाता है क्रॉप फेलियर का, ठीक है, यानी फसल ख़राब होने का रिस्क कम हो जाता है। 2 में से कोई एक फसल ही ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होगी, एक फसल तो फ़ायदा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, ओके। इंटर क्रॉपिंग, अभी हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ी, अब इंटर क्रॉपिंग पढ़ते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज़्यादा फसल लगाई जा रही थी, इंटर क्रॉपिंग में भी 2 या 2 से ज़्यादा फसल लगाई जाती हैं एक ही खेत में अलग अलग पैटर्न में। यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग के पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, एक में कैबेज लगी है यानी पत्ता गोभी लगी हुई है, एक में फूल गोभी लगी हुई है, ठीक है, और बीच में एक सरसों लगा हुआ है। तो अलग अलग प्लांट, यानी 3 प्लांट एक ही खेत में लगे हुए हैं, 3 क्रॉप एक ही खेत में लगे हुए हैं, ओके। तो चलिए इंटरक्रॉपिंग में देखते हैं।
इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है एक ही फील्ड में, ठीक है, डेफिनेट पैटर्न में। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, कुछ रो तैयार की जाती हैं। रो मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्लास में रो होती हैं, 3-4 रो होती हैं, ओके, और अलग अलग कॉलम होते हैं। तो रो मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी सीरीज़, एक के पीछे एक, वो रो कहलाती है, ठीक है। तो बहुत सारी रो होती हैं आपके क्लास में, ओके। तो उसी तरह से अलग अलग रो में अलग अलग सब्जियां लगा दी जाती हैं, ठीक है। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विथ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोयाबीन और मेज़, इसकी एक रो है, ठीक है, सोयाबीन की एक रो है और मेज़ की एक रो है। या फिर बाजरा की एक रो है और लोबिया की यानी काउपी की एक रो है। तो ये अलग अलग रो को एक ही खेत में लगा दिया जाता है। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड, इस तरह से क्रॉप्स का सिलेक्शन किया जाता है कि उनमें जो वो न्यूट्रिएंट लेते हैं खेत से, जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं खेत से, ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है खेतों में कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सपोज़ कुछ न्यूट्रिएंट के मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, जैसे फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ओके, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ओके। तो सपोज़ करिए कि सनफ्लावर को लगाने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ रही है, खेत में पोटेशियम ज़्यादा है और पोटेशियम वाले खेत में सनफ्लावर आपने लगा दिया, ठीक है। बगल से आपने मूंगफली लगा दी, अब मूंगफली को फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ रही है, उस खेत में फॉस्फोरस भी है, ओके। लेकिन अगर आपने ऐसा किया होता, सिर्फ फॉस्फोरस वाला लगा दिया होता, यानी सिर्फ मूंगफली को लगा दिया होता, तो फॉस्फोरस ख़त्म हो गया होता। सिर्फ बार बार मूंगफली लगाया होता तो फॉस्फोरस ख़त्म हो गया होता। तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट बना रहे मिट्टी में, न्यूट्रिएंट ख़त्म ना हो, इसीलिए अलग अलग फसल लगाते हैं, ओके। क्योंकि एक तरह के न्यूट्रिएंट, एक तरह की जो फसल होती है वो किसी न किसी एक न्यूट्रिएंट को उस खेत से ख़त्म कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं पूरी तरह से। अगर हम बदल बदल के या मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग करके फसलों को लगाएंगे, अलग अलग फसल को एक ही खेत में लगाएंगे, तो न्यूट्रिएंट जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग फसल को अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, ओके। एक न्यूट्रिएंट पर सारी फसल डिपेंडेंट नहीं है, ओके। The crops are selected such that their nutrient requirements are different. उनकी nutrient requirement जो है वो अलग अलग हो. This ensures maximum utilization of nutrient supplied. इससे क्या होता है कि खेत जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा nutrients वापस दोबारा बना सकता है, उसको टाइम मिल जाता है। बार बार एक ही फसल लगाते रहेंगे तो उस खेत की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यानी उस खेत में जितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जितनी ज़रूरी चीज़ें प्रेजेंट है जो प्लांट के लिए ज़रूरी होती हैं, वो ख़त्म होती जाएंगी बार बार एक ही प्लांट को लगाने से, ओके। This ensures maximum utilization of nutrients supplied and also prevent pests and diseases from spreading to all plants belonging to one crop in a field. क्या होता है, कई बार कीड़े लगते हैं तो एक ही तरह के प्लांट में लगते हैं। अगर आप उसी तरह के प्लांट के ढेर सारे पेड़ों को लगा देंगे तो सब में कीड़े लग जाएंगे, लेकिन अलग अलग प्लांट को लगाएंगे तो कीड़े सब में नहीं लग सकते। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। इस तरीके से दोनों क्रॉप्स जो हैं वो बेटर रिटर्न देंगे, ठीक है, सही रिटर्न देंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा। एक पैराग्राफ और बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक खेत में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना एक प्री प्लान्ड सक्सेशन में, इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है अलग अलग क्रॉप को एक ही खेत में ग्रो करना, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। ड्यूरेशन यानी जो क्रॉप के पकने की अवधि होती है, जैसे गेहूं को पूरी तरह से ग्रो करने में
3 से 4 महीने लगते हैं, तो वो उसकी क्या हो गई, उसकी ड्यूरेशन हो गई। ओके, क्रॉप ड्यूरेशन हो गई। इतने महीने में गेहूं पक करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे जैसे 3-3 महीने में जो फसल पकती है उनको साथ में लगाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कोई फसल पहले पक जाए कोई फसल बाद में पके, है ना। Depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combination. The availability of moisture, यानी पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है और खेत में सिंचाई की जो अवेलेबिलिटी होती है, डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। एक कटाई के बाद कौन सा क्रॉप लगेगा वहाँ पर, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर मॉइस्चर कैसा है, ओके, सॉइल कैसी है। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली किया जाएगा, देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। एक साल में 2 या 3 क्रॉप ग्रो किए जाते हैं अच्छी हार्वेस्ट से, ओके, अच्छी हार्वेस्ट से। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।